हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज प्रीति और हम कर रहे थे आपका चैप्टर 6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें हमने पहली 2 एक्सरसाइज कर ली थी और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था थर्ड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने देखो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पर हमने जो इस एक्सरसाइज में हम मेथड यूज़ करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने का, उस मेथड को डिटेल में पढ़ा था। तो अगर आप एक बार वो वीडियो देख लेंगे तो आपको जो है ये एग्जाम्पल समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो पहले वो वीडियो देख के आप और फिर उसके बाद हम ये एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले अपनी इस इक्वेशन को ही लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में 2 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस a स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4y इज इक्वल टू 0। अब इसे क्या करना है? अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। जनरल फॉर्म से कंपेयर करूँ तो p की वैल्यू तो आपके पास देखो यहाँ पर आएगी 2 अपॉन एक्स। q की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आएगी? a स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4 और r की वैल्यू आपके पास यहाँ पर किसके इक्वल आएगी? 0 के इक्वल आएगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? अपनी तरफ से एक रिलेशन लिखना है। z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने इंट्रोडक्शन में किया था। तो यहाँ पर आप किस तरह से रिलेशन लिखोगे? मान लो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था जहाँ पर हमने e की पावर में अपना रिलेशन बनाया था वो वाला यूज कर लेते हैं। तो वो आपके पास क्या था कि dz बाई dx हमारे पास कैसे आएगा? e पावर इंटीग्रेशन p dx, साथ में यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन था। अब यहाँ अगर आप वैल्यूज पुट करते हो तो आपके पास देखो क्या आएगा? e की पावर इंटीग्रेशन, ये नेगेटिव साइन, p की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 अपॉन एक्स, साथ में यहाँ पर dx। तो ये e की पावर नेगेटिव में आपके पास क्या होगा? 2 टाइम्स लॉग एक्स। यहाँ ऐसे भी इसे लिख सकते हैं कि e की पावर ये हमारे पास log ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा और ये पावर 2 साथ में आप यहाँ पर लिख लो। फिर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो ये आपके पास क्या बचेगा? x की पावर -2, या ऐसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि dz अपॉन dx हमारे पास क्या आया? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए थी? z की वैल्यू चाहिए थी। तो क्या करना है? इससे फिर से इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर आपके पास बचेगा z और ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप इसे ऊपर लेकर जाएंगे, ये x की पावर -2। अब इंटीग्रेशन करना है तो पावर में 1 ऐड करना पड़ेगा। -2 + 1 करोगे तो ये x की पावर -1, तो ये 1 अपॉन आपके पास क्या बचेगा? x बचेगा। अब ये तो हमारे पास आ गई z की वैल्यू। अब क्या करना है? अपनी इस गिवन इक्वेशन के अंदर इस z की वैल्यू को पुट करना है और अपने इस डिपेंडेंट वेरिएबल को आपको यहाँ पर चेंज कर देना है। अब हमने जैसे इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि जब आप किसी भी रिलेशन का यूज़ करके अपनी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देते हो तो वो इक्वेशन आपकी किस फॉर्म की आती है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस में p1 dy अपॉन डी जेड प्लस में क्यू वाई, ये Q1 और ये इक्वल टू हमारे पास क्या था? R1 था। ये इक्वेशन आया करती थी रिलेशन से जब आप चेंज किया करते थे। और यहाँ पर हमारे पास V1 की वैल्यू क्या होती थी? 0 हुआ करती थी। जो फर्स्ट केस था जहाँ पर हमने Z की वैल्यू निकाली थी ना, कि आप कोफिशिएंट या अपनी Z की वैल्यू को इस तरह से रखोगे कि आपके P1 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब देखो यहाँ P1 तो हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। बचता है आपके पास Q1 और R1। आपको अपने Q1 और R1 की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूलाज हमारे पास देखो क्या क्या थे। Q1 हमारे पास क्या था? Q अपॉन dz बाई dx और इसका यहाँ पर क्या था? स्क्वायर था। अब अपनी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर। देखो Q हमारे पास क्या था? a स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4, ऐसे हमने लिखा कि a स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4 डिवाइड में dz बाई dx, जो कि हमारे पास क्या आया था? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था। ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और साथ में इसका क्या हुआ था? यहाँ स्क्वायर हुआ था। अब स्क्वायर हुआ तो ये x की पावर 4 होगा, जो कि इस x की पावर 4 को कैंसिल कर देगा। तो Q1 की वैल्यू तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगी? a स्क्वायर बचेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? R1 की वैल्यू निकालनी है। तो R1 हमारे पास क्या था? R अपॉन dz अपॉन dx और इसका स्क्वायर। अब r की वैल्यू आप देखोगे आपके पास यहाँ पर क्या आई थी? 0 आई थी। तो अगर इसे यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो है R1 की भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी।
अब यहाँ से आपके पास P1 की वैल्यू आ गई, Q1 की वैल्यू आ गई, R1 की वैल्यू आ गई। क्या करना है, जो ये सेकेंड इक्वेशन है, इस सेकेंड इक्वेशन के अंदर इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो अगर हम यहाँ पर लिखें कि पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, P1 तो 0 हो गया, देखो क्या बचेगा, d² अपॉन dz² प्लस में ये टर्म हो गई 0। अब Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, a² आई है, तो इसे रखा a² इक्वल टू R1 हमारे पास क्या था, 0 था। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ गई, जो हम चैप्टर 4 में सॉल्व कर रहे थे। तो अब इसे उसी तरह से सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ से हम इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं कि d² प्लस में a², बाहर हमने लिखा y इज इक्वल टू 0, जहाँ पर d हमारा क्या है, ऑपरेटर है, क्या था, dy बाई dx था, और d² की डबल डेरिवेटिव हमारे पास था। अब यहाँ से अगर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें तो वो क्या आएगी, d² प्लस में a² इज इक्वल टू 0, या d² आपके पास यहाँ से क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ a², और d की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी यहाँ पर, प्लस माइनस a आयोटा आएगी। तो ये हमारी d की वैल्यूज आ गई। अब इसका यूज करके हम अपना सोल्यूशन लिख देते हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास देखो यहाँ पर क्या आएगा कि y इज इक्वल टू, इमेजिनरी रूट्स जब आपके पास होती थी तो कैसे होता था, e की पावर में रियल पार्ट लिखते थे। अब रियल पार्ट तो यहाँ है नहीं, तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, और बाकी आपके पास C1 कोस ऑफ, यहाँ पर बीटा z, बीटा आपके पास क्या है, a है, तो हमने यहाँ पर लिखा a और साथ में z, और नेक्स्ट आपके पास C2 साइन ऑफ a z। अब इसके बाद क्या करना है, z की जगह वापस आपको अपनी x की वैल्यू पुट कर देनी है, जो आपने यहाँ रिलेशन बनाया था, और वो क्या था, z इज इक्वल टू 1/x²। तो इस वैल्यू को अपने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे हम। तो y हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, C1 कोस a इंटू -1/x और प्लस में C2 साइन a, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में 1/x। अब कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कि नेगेटिव साइन से ये चेंज नहीं होगा, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा C1 कोस ऑफ a/x, और ये साइन वाला नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये नेगेटिव C2 साइन ऑफ a/x। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक बार और देखें हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया। सबसे पहले तो जो भी गिवन इक्वेशन थी जनरल फॉर्म से कंपेयर किया, जिससे हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यूज आ गई। उसके बाद हमने dz/dx की वैल्यू निकाल ली। dz/dx की वैल्यू निकालने के बाद उसका इंटीग्रेशन किया, z की वैल्यू निकाली। अब अगर हम dz/dx ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता था, p1 की वैल्यू 0 के इक्वल होती थी, q1 की वैल्यू आपके पास ये होगी, r1 की वैल्यू होगी, सभी वैल्यूज़ निकाली, सेकेंड के अंदर पुट किया, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, और फिर उस इक्वेशन का यूज़ करके आप अपना सोल्यूशन निकाल लोगे, और सोल्यूशन में फिर वापस z की जो x की वैल्यू पुट कर दोगे। तो ये तो था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखो ये सेकेंड एग्जाम्पल को ना मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी, एक तो जो हमने अभी पढ़ा, और एक जो सेकेंड आपके पास मेथड था, जो दूसरी z की वैल्यू हम चूज करते थे, ताकि आपको क्लियर हो कि आप दोनों में से कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिख लेते हैं, x इंटू d² अपॉन dx² प्लस में 4x² माइनस 1 इंटू dy अपॉन dx प्लस में 4x³ y इज इक्वल टू 2x³। अब सबसे पहले तो क्या करना है, ये d² y वाले कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो पूरी इक्वेशन को क्या करो, x से डिवाइड कर दो। तो ये यहाँ से क्या बचेगा, d² y अपॉन dx² प्लस में 4, यहाँ पर आपके पास x बचेगा, माइनस में 1/x, साथ में dy बाई dx प्लस में 4x² y इज इक्वल टू 2x²। हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी। अब इसे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से। तो कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू तो आपके पास आएगी 4x माइनस 1/x, q की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 4x², और r की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2x² आएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपनी z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू निकालने के बाद P1 Q1 R1 की वैल्यूज निकाल लोगे,
और अपनी नई इक्वेशन आप बना दोगे। तो देखो dz बाई dx हमारे पास क्या आएगा, e की पावर नेगेटिव में इंटीग्रेशन p dx। अब यहाँ पर क्या करना है, p की वैल्यू पुट कर देनी है। तो e की पावर इंटीग्रेशन ये नेगेटिव साइन 4x माइनस 1/x और बाहर हमारे पास क्या है, dx है। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो ये यहाँ पर हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, 2x का स्क्वायर और 1/x है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, log x। अब इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये क्या बचेगा, e की पावर माइनस में 2x का स्क्वायर और प्लस में हमारे पास क्या बचेगा, log x बचेगा। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि e की पावर ये -2x का स्क्वायर और साथ में e की पावर log x। अब ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन है तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, बचेगा आपके पास क्या, e की पावर -2x का स्क्वायर और साथ में क्या बचेगा, x बचेगा। अब ये तो देखो हमारे पास वैल्यू आई है dz बाई dx की, हमें तो यहाँ पर जो है z की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से जो है इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि अगेन इंटीग्रेटिंग, ये हमारे पास z की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस में 2x का स्क्वायर साथ में क्या है, x है और dx है। अब इसे हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए देखो आप यहाँ पर क्या करो, सब्स्टिट्यूशन थोड़ी सी कर दो। सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है आपको कि जो 2x स्क्वायर है हमारे पास, इसको हमने पुट कर दिया u, इधर लिख दिया कि पुटिंग 2x स्क्वायर इज इक्वल टू u। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 4x dx आपके पास किसके इक्वल आएगा, du के इक्वल आएगा, या हम कह सकते हैं कि x dx हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1/4 du के। अब क्या करो, इन वैल्यूज़ को अपनी इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट करो तो ये आपके पास देखो क्या बनेगा। सबसे पहले तो ये e की पावर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर था, इसको हमें पुट करना था u, ये नेगेटिव u हो गया। फिर उसके बाद x dx को क्या पुट करना है, 1/4 du पुट करना है। तो du को तो आप यहाँ पर रखो, 1/4 हमारे पास कांस्टेंट है तो इसे आपने लिख दिया बाहर इंटीग्रेशन में। अब e की पावर का इंटीग्रेशन करते हो तो वो e की पावर में ही आपके पास आएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 e की पावर माइनस u और साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब क्या कर दो, अपनी इस u की वैल्यू को वापस यहाँ पर पुट कर दो, तो आपके पास बचेगा नेगेटिव में 1/4 e की पावर माइनस में 2x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने यहाँ z की वैल्यू निकाल ली, इसके बाद अपनी p डैश, q डैश, r डैश की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अब उनके लिए देखो, क्योंकि हमने यहाँ पर z को एक्सपोनेंशियल से निकाला था तो p1 की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। बचती है आपके पास q1 की और r1 की वैल्यू। अब q1 की वैल्यू देखो हमारे पास कैसे निकलेगी, q अपॉन dz बाई dx, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है कि dz बाई dx आपको यहाँ पे रखना है। अब dz बाई dx तो हमारे पास क्या आया था, e की पावर -2x का स्क्वायर और साथ में क्या था, x था। अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं तो ये देखो ये हमारे पास, और साथ में क्यों, चलो पहले ये लिख देते हैं कि e की पावर हमारे पास था -2x का स्क्वायर, साथ में हमारे पास था x और यहाँ पर इसका क्या किया था, स्क्वायर किया था। बचा q देख लेते हैं क्या निकला था, 4x का स्क्वायर था, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर भी पुट कर देते हैं, ये लिख दिया हमने 4x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो 4x स्क्वायर, यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे इन दोनों टर्म्स का, तो a की पावर -4, यहाँ पर आपके पास x और साथ में स्क्वायर होगा और x का आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। तो q डैश देखो q1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 अपॉन a की पावर -4 साथ में x का स्क्वायर। अब इसके बाद हमें यहाँ क्या निकालनी है, r1 की वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही r1 भी हमारे पास क्या था, r अपॉन dz बाई में dx, और क्या करना था, इसका स्क्वायर करना था। पहले तो ये dz बाई dx की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो a की पावर -2x था हमारे पास, इसका स्क्वायर और साथ में x था और इसका क्या था, स्क्वायर था। अब r की वैल्यू देख लेते हैं कंपेयर करके, क्या आई थी, 2x का स्क्वायर। अब ये 2x स्क्वायर जो है हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 2x का स्क्वायर। अब इस टर्म का स्क्वायर करके उसके बाद जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देना है, तो ये 2x स्क्वायर अपॉन e की पावर -4x स्क्वायर हो जाएगा और साथ में ये यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा।
अब एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा आपके पास क्या, 2/e⁻⁻4 x का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई और हमारे पास जो है Q1 की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि जो आपकी Q1 की R1 की वैल्यू आई है वो वैल्यूज़ आपकी x की फॉर्म में आई है, लेकिन हमने तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना था ना, तो क्या करोगे, ये e⁻⁻4x² यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है, इसकी जगह आपको z पुट कर देना है। देखो क्या थी आपकी z की वैल्यू, -1/4 e⁻⁻2x का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, e⁻⁻4x का स्क्वायर है, यानी कि इस टर्म का आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि e⁻⁻2x² की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी, माइनस का 4 और साथ में क्या आएगी, z आएगी। अगर आप इस टर्म का स्क्वायर कर देते हैं तभी तो ये आपके पास e⁻⁻4 बनेगा। अगर यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो इधर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा और वो किसके इक्वल होगा, 16z² के इक्वल। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4/16z²। या आपके पास ये क्या हो जाएगा, 1/4z² हो जाएगा यहाँ से। इसी तरह से आपके पास ये वैल्यू भी यहाँ पर होगी कि 2/यहाँ पर 16z² और इसे आप क्या लिख सकते हो, 1/8z² लिख सकते हो। अब अपनी इन वैल्यूज को जो हमें क्या करना है, जो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके आती है उसके अंदर पुट कर देना है। जो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके आती थी, देखो वो क्या थी कि d²y/dz² प्लस में हमारे पास p1 होता था dy/dz, फिर उसके बाद q1y किसके इक्वल होता था, r1 के इक्वल। अब यहाँ पर हमारी p1 की तो वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो ये टर्म तो आपकी कैंसिल ही हो जाएगी। कैंसिल कहो या टर्म आपकी यहाँ पर 0 हो जाएगी, ये हम कहेंगे। बाकी q1 r1 की तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा ये हमारे पास, d²y/dz² प्लस में q1 देखो अभी हमने क्या निकाला, 1/4z² निकाला, तो ये यहाँ पर पुट कर देते हैं कि 1/4z² साथ में y और इक्वल टू R1 देखो हमने क्या निकाला, 1/8z का स्क्वायर, तो ये भी इधर पुट कर देते हैं कि 1/8z का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम देखो और कैसे लिख सकते हैं, z² से अगर आप अपनी ये पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो z² d²y/dz² प्लस में आपके पास क्या होगा, 1/4y = 1/8। और ये देखो हमारे पास यहाँ पर जो है होमोजीनियस इक्वेशन बन गई, जिसे हमने चैप्टर 5 में सॉल्व करना सीखा था। अब आपने चैप्टर 5 अच्छे से किया है तो आप यहाँ इस इक्वेशन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पर हमारे पास देखो क्या था कि जब डबल हमारे पास ऑपरेटर होता था तो कैसे लिखते थे आप, d × d-1 लिखा करते थे। और एक और चीज़ आपके पास यहाँ पर क्या होगी, वो हम क्या क्या करते थे कि z को जो है e⁻t लेट किया करते थे, जिससे हमारे पास log z किसके इक्वल आ जाता था, t के इक्वल आ जाता था। अब अपनी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये कैसे होगा, d × d-1 हमारे पास होगा प्लस में 1/4 और बाहर आपने क्या लिखना है, अपना y लिख देना है और ये इक्वल टू क्या था, 1/8 था। अब यहाँ से अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है और ऑक्सिलरी इक्वेशन को आगे सॉल्व कर देना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी कि d × d-1 प्लस में 1/4 = 0। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं कि d² - d प्लस में 1/4 = 0। अब ये तो आपके पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। देखो इसे हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास d - 1/2 का स्क्वायर है, राइट, और ये इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएंगी, 1/2 और 1/2। अब यहाँ से जो हम अपना सोल्यूशन लिख सकते हैं। सोल्यूशन में आपके पास पहले तो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल क्यों, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में टर्म है वो 0 नहीं है। जब राइट हैंड साइड में टर्म 0 होती थी तब तो आप सिंबल y = लिख देते थे, लेकिन जब ये ऐसे होता था तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला करते थे ना। तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, वो क्या होगा, c1 प्लस में c2 × t और e की पावर नेगेटिव में 1/2t। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे रूट्स जो है रिपीट हो रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है, t की जगह पर वापस आपको log z पुट कर देना है कि इक्वेशन जो है हमारी z की फॉर्म में आ जाए। तो ये आपके पास यहाँ पर जो है क्या आएगा, c1 प्लस में c2, ये प्लस है यहाँ,
और t आपके पास क्या था log z, तो इधर हमने लिखा log z और ये e की पावर t, इसे तो हमने z ही लिखा था, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा z की पावर -1/2। ऐसे ही हमें यहाँ पर क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या क्या करते थे, नीचे तो अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देते थे। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या है d - 1/2 और साथ में क्या है इसका स्क्वायर है, तो ये लिख दो कि d - 1/2 साथ में यहाँ पर क्या है स्क्वायर है और साथ में आपके पास क्या आएगा यहाँ पर ये वैल्यू आएगी 1/8 जो हमने यहाँ पर लिखी थी। तो ऐसे भी अगर लिखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/8। अब देखो इसे हमें जो है सॉल्व करना है, तो इस टाइप की जब आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आती थी तो वहाँ पर आप क्या लिख दिया करते थे कि e की पावर हमारे पास क्या है 0 × t है। e की पावर 0 क्या होगा 1 ही तो होगा, और जो भी आपके पास ये t में कोफिशिएंट आएगा उसको क्या किया करते थे d की जगह पर पुट किया करते थे। अब d की जगह जब इसे पुट करोगे तो ये तो हो जाएगा 0, बचेगा क्या माइनस का 1/2, तो ये आपके पास 1/-1/2 इसका स्क्वायर साथ में क्या है 1/8 है आपके पास। इसे सॉल्व करोगे तो ये 1 क्या आएगा 1/4 और साथ में ये 1/8 था, तो ये हमारे पास देखो क्या हो जाएगा 4 × 1/8 होगा और सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बचेगा ये 1/2 बचेगा। तो ये हो गई हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया, तो यहाँ से हम सोल्यूशन भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर y क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये था कि c1 प्लस में c2 × log z और मल्टीप्लाई में था हमारे पास z की पावर -1/2 और प्लस हमने कर दिया अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल को। ये तो हमारे पास देखो किस में आया है z में आया है। आपको क्या करना है इसे x की फॉर्म में लिखना है। तो जैसे जब आप x को और z को यहाँ से ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपके पास ये क्या बनेगा c1 प्लस में c2 log ऑफ z आपके पास जो है यहाँ पर बनेगा x का स्क्वायर, और जो ये z की पावर -1/2 है ये आपके पास बनेगा e की पावर माइनस में x का स्क्वायर और प्लस में 1/2। ये जिसे आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपके पास ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा जो सोल्यूशन इसका फर्स्ट मेथड से। इसी जो है क्वेश्चन को मैं आपको अब सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि ताकि आपको जो है दोनों मेथड्स क्लियर हो जाए। अब देखो फर्स्ट में तो हमारा क्या था कि हमने वैल्यूज़ को इस तरह से चूज़ किया था कि जो हमारा P1 है वो किसके इक्वल हो 0 के इक्वल हो। अब जो सेकंड मेथड था वहाँ पर आपके पास क्या था कि आप वैल्यूज़ z की इस तरह से चूज़ करोगे कि Q1 आपके पास क्या होगा एक कांस्टेंट होगा। अब Q1 की वैल्यू देखो आपके पास जो है वहाँ पर किस तरह से हुआ करती थी कि Q/में dz/में dx का स्क्वायर ये हुआ करता था कि ये वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि Q/dz/में dx का स्क्वायर हमारे पास किसी कांस्टेंट के इक्वल होता था, राइट। तो यहाँ से हमारे पास वो Q/a² किसके इक्वल आता था dz/में dx के स्क्वायर के, और dz/में dx आपके पास यहाँ किसके इक्वल आएगा यहाँ पर कि Q/a का स्क्वायर ये प्लस माइनस और साथ में क्या रहेगा अंडर रूट में रहेगा। तो dz की वैल्यू जो है आपके पास इस तरह से निकलेगी। अब क्या करना है आपकी जो q की वैल्यू थी q की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, आपके पास dz/dx की वैल्यू आएगी। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो है यहाँ पर z की वैल्यू आएगी। अब q की वैल्यू देखो हमारे पास क्या आई थी जब हमने क्वेश्चन में यहाँ पर पहले सबसे ऊपर कंपेयर किया था कि काफ़ी यहाँ हो गया, ये रहा हमारा 4x का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है q की जगह पर जो है यहाँ पर 4x स्क्वायर पुट करना है, फिर उसके बाद जो है अपनी ये dz/dx की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर, नीचे आपके पास है a का स्क्वायर प्लस माइनस है यहाँ पर अंडर रूट है। इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 2x बचेगा और यहाँ से आपके पास क्या आएगा a और पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ। हम क्या करते हैं यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, लिखा हमने कि टेकिंग द पॉजिटिव वैल्यू, तो dz/dx आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x/a, और यहाँ से देखो dz आपके पास क्या हो जाएगा 2x/a और साथ में dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कि इंटीग्रेटिंग z हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा
2x² अपॉन में 2, साथ में हमारे पास क्या था, a था, और इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x² बाय में a हो जाएगा। यहाँ आपको कांस्टेंट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हो गई हमारी z की वैल्यू। और इसमें एक और चीज़ हम क्या करते थे कि जो a² होता था ना उसको 1 लिखा करते थे। यहाँ पर वैल्यू आपके पास 1 आएगी तो ये हर जगह a आपके पास 1 1 हो जाएगा कि अगर हम a² को इधर 1 रख रहे हैं तो ये वैल्यू आपके पास सिंपल क्या हो जाएगी, z x का स्क्वायर हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी p1 की वैल्यू निकालनी है, q1 r1 इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है। वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, आपके पास फॉर्मूला से है ही कि p1 की वैल्यू कैसे निकलती है, q1 r1 की वैल्यू कैसे निकलती है, वही आपको यहाँ पर लिखना है और उनकी वैल्यूज़ आगे पुट कर देनी है। देखिए ये मैंने यहाँ पर p1, q1 और r1 की जो है वैल्यूज़ निकाल दी है फॉर्मूले में पुट करके। Q1 और R1 वाला फॉर्मूला तो देखो आपका इजी ही था, बस एक ये P1 में है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और उसमें भी क्या है कि आपके पास सेकेंड यहाँ पर डेरिवेटिव की टर्म होगी, फिर P dz/dx होगा और नीचे तो आपके पास जैसे ये सभी टर्म्स में ही dz/dx का स्क्वायर है। ये वैल्यूज पुट की, इनको सॉल्व करके आपकी आंसर्स आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, इसको अपनी नॉर्मल जो इक्वेशन थी ट्रांसफॉर्म करके आती थी उसके अंदर पुट कर देना है। क्या थी, d² आपके पास यहाँ पर ये y था कि d² y अपॉन में dz² प्लस में p1 होता था हमारे पास। p1 हमारे पास देखो यहाँ से क्या आया है, 2 आया है, तो इसे हम लिख देंगे 2। यहाँ पर हमारे पास क्या था, dy बाय में dz था, फिर प्लस में हमारे पास क्या आता था, q1 आता था, और q1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आई है, 1, तो वो 1 इंटू वाई होगा और इक्वल टू हमारे पास क्या होता था, r1, जो कि हमारे पास क्या आया है, 1/2 आया। तो ये हमारे पास जो है देखो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी। तो अब इसे हमें यहाँ से सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो पहले से ऐसे लिख सकते हो कि d² प्लस में 2d प्लस में 1, बाहर हमारे पास होगा y और ये किसके इक्वल होगा, 1/2 के। अब इसे तो आप जो है जैसे आपने जो है चैप्टर 5 के अंदर, 4th के अंदर, ये तो हमारे पास 4th चैप्टर की इक्वेशन बन जाएगी, इसे सॉल्व करना सीखा था तो सॉल्व कर दो इसको। अब यहाँ से हमने लिखी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, d² प्लस में 2d प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास जो है d प्लस 1 का स्क्वायर होता है इक्वल टू 0 लिख दिया, तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -1 और -1। अब इधर से सोल्यूशन लिख दो, तो सोल्यूशन में आपके पास कैसे आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल करके, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास राइट साइड में भी टर्म है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि रूट्स रिपीट हो रहे हैं तो c1 प्लस में c2 इंटू जेड आपके पास आएगा और e की पावर नेगेटिव यहाँ पर हमारे पास z हो जाएगा, कि जो रूट रिपीट हो रही थी वो z के कोफिशिएंट में हमने लिख दी। हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल देखो क्या आएगा, 1 अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि d² प्लस में 2d प्लस 1 और साथ में क्या था, 1/2। अब आप ये भी लिख सकते हो कि हमारे पास एक और टर्म प्रेजेंट है e की पावर 0 इंटू टी, कि e की पावर 0 करेंगे 1 ही आएगा। अब जो ये t का कॉफिशिएंट है 0, क्या करना है, d की जगह पर पुट करना है, तो यहाँ से आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल की क्या वैल्यू आएगी, 1/2 आएगी। अब इन दोनों का यूज़ करके हम अपना सोल्यूशन लिख सकते हैं, तो यानी कि y हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब c1 प्लस में c2 इंटू जेड e की पावर -z और प्लस में 1/2। अब क्या करना है, इस z की जगह पर अपनी x की वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या होगा, c1 प्लस में c2 इंटू x² और ये e की पावर z है, देखो z हमारे पास क्या था, x² था, तो ये e की पावर आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव में x का स्क्वायर और प्लस में 1/2, जो कि हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड जिससे हमने जो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। आई होप आपको ये दोनों ही जो है मेथड क्लियर हुए होंगे कि कैसे जो हम P1 की वैल्यू Q1 की वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने जो है इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको इन दोनों एग्जाम्पल्स में किसी स्टेप में कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको कोई और एग्जाम्पल है जो क्लियर नहीं हुआ है या कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो आपको क्लियर नहीं होता है तो ज़रूर पूछिएगा, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे या नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कवर कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।